Jai Hind. In this video, we are continuing the part of history of chapter 3, The Boy and the Catapult of class 5 इंग्लिश बुक ऑफ मैपल सीरीज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की मैपल सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 3 की स्टोरी द बॉय एंड द कैटेपल्ट की स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पार्ट को कवर कर लिया था, उससे आगे की पार्ट की स्टोरी को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहाइंड द हाउस देयर वाज अ गोडाउन। दिस रूम हैड बिकेम अ रेगुलर प्लेस ऑफ विजिट फॉर बर्ड्स। वी हियर देयर कूइंग ऑल डे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर के पीछे यहाँ पर बंगलो शब्द है। बंगलो अगर आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि रहने की जगह या निवास स्थान या स्थल। आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, पर सरल शब्दों में आप उन सबको निवास स्थान या निवास स्थल, रहने की जगह कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग तरीके से इन सबको पुकारा जाता है, अलग अलग शब्दों से इंगित करते हैं। बंगलों के लिए आप फर्म, अपार्टमेंट, हवेली, होम, हाउस आदि शब्दों का यूज कर सकते हैं। कंपार्टमेंट शब्द का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर के पीछे मतलब हवेली या बंगले के पीछे एक गोडाउन था। गोडाउन का अर्थ होता है गोदाम या भंडार गृह, जहाँ पर वस्तुओं को या भंडार किसी चीज़ का, किसी वस्तु या अनाज आदि का भंडारण किया जाता है। उनको इकट्ठा करके एक ही जगह पर अधिक मात्रा में रखा जाता है, तो उसको हम लोग गोडाउन कहते हैं इंग्लिश में, जिसको कि हिंदी में हम लोग गोदाम कहते हैं या भंडार गृह कहते हैं। तो कमरे के घर के पीछे एक गोडाउन था, मतलब गोदाम था। और दिस रूम हैड बिकेम अ रेगुलर प्लेस ऑफ विजिट फॉर बर्ड्स। वी हियर देयर कूइंग ऑल डे। आगे बताया जा रहा है कि जो गोडाउन था वह मतलब वह कमरा पंछियों के आने का एक नियमित स्थान बन गया था। गोदाम में मतलब पंछियों के आगमन का पसंदीदा स्थान हो गया था, क्योंकि पंछियों को अन्न अनाज बहुत पसंद होता है भोजन के लिए। तो गोदाम में अन्न का भंडार होता था, तो पंछियों को यह स्थान बहुत अच्छे लगने लगी थी और वो नियमित रूप से रोज यहाँ पर गोदाम के पास आते थे। और आगे बताया जा रहा है कि जो ऑथर है, मतलब ऑथर अपने माता पिता के साथ उस बंगलों में रहता था। तो ऑथर और उनके पेरेंट्स वहाँ पर पंछियों की मधुर ध्वनियों का खुशी से सहसहाने की, मन को भाने वाली और हृदय को शांति और आनंद देने वाली, वातावरण को जीवंत और खुशहाल बनाने वाली मधुर ध्वनियों को पूरे दिन सुनते रहते थे, जब भी उन लोगों के पास समय होता था। क्योंकि पंछियों की जो ध्वनियाँ थी वह ऑथर को और उनके पेरेंट्स को मंत्रमुग्ध कर देती थी, मतलब अपने में बांध लेती थी। कूइंग कूइंग मीन्स होता है पंछियों, जीवों की मधुर आवाज़ें, ध्वनियाँ, कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनियाँ, आवाज़ें। इसके लिए इंग्लिश में हम लोग शब्द कूइंग यूज कर सकते हैं। तो गोदाम के पास जो अन्न गिरे रहते थे या गोदाम के भीतर जो अन्न रहते थे, पंछी उनको भोजन के रूप में खाने के लिए लेने के लिए गोदाम के पास रोज आते थे और उनके आने का वह पसंदीदा स्थान बन गया था। मतलब पंछी वहाँ पर प्रतिदिन आते थे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और वे खुशी में ध्वनियाँ उत्पन्न करते थे, जो कि पर्यावरण वातावरण को काफ़ी जीवंत बनाती थी। और वहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है स्टोरी का, वह अपने पेरेंट्स के साथ उसको एंजॉय करता था, प्रकृति की सुंदरता शोभा को एंजॉय करता था, क्योंकि वहाँ पर गार्डन भी था। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रकृति बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती थी गार्डन में बर्ड्स के साउंड के साथ, क्वीन के साथ। आगे स्टोरी में आपको बताया जा रहा है, द नेक्स्ट टाइम बोसराट केम ही वेंट स्ट्रेट टू द गोडाउन एज यूजुअल। तो बताया जा रहा है कि
जब पहली बार बोधराज आया था अपने फ्रेंड जो कि ऑथर है उसके घर, उसके बंगलों में आया था, तो उसको अपने फ्रेंड ऑथर का बंगला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा बगीचा भी था और बर्ड्स भी थे। तो क्योंकि बोधराज के फेवरेट जो शिकार थे, टारगेट्स थे, वो बर्ड्स थे, इसलिए बोधराज बहुत खुश था। लेकिन पहले बार जब बोधराज अपने फ्रेंड ऑथर के घर आया था तो उसके पास उतना समय नहीं था, इसलिए वह पंछियों को निशाना नहीं बना पाया था अपने कैटेपल्ट से, गुलेल से। इसलिए दूसरी बार जब बोधराज आया, द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बोधराज दूसरी बार आया, अगली बार आया, ही वेंट स्ट्रेट टू द गोडाउन, ही वेंट स्ट्रेट टू द गोडाउन एज यूजुअल। ही वह सीधे ही, जैसे ही अपने फ्रेंड ऑथर के घर में बंगलों में बोधराज नेक्स्ट टाइम आया, अगली बार आया, वह सीधे ही गोडाउन की ओर चला गया। मतलब गोडाउन जिधर था बोधराज के बंगलों में, उधर ही वह चला गया। एंड आगे बोला जा रहा है एज यूजुअल ही, एज यूजुअल ही मतलब जैसा कि, हमेशा की तरह। ही हैड हिज कैटेपल्ट विथ हिम, जैसा कि हमेशा की तरह बोधराज के हाथ में कैटेपल्ट, एक गुलेल होती थी, तो वह बोधराज के हाथ में ही थी। He noticed that near the ventilator there was a maynard nest. यहाँ पर मैनार है, हिंदी में इसको हम लोग मैना बोलेंगे, इंग्लिश में आप मैनार बोल सकते हैं, आप मैना भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही बोधराज अपने फ्रेंड ऑथर के बंगलों पे दोबारा आया, तो वह सीधे ही गोदाम की ओर चला गया, और जैसा कि हमेशा की तरह उसके हाथ में एक गुलेल होती थी, इस बार भी उसके हाथ में एक गुलेल थी। और उसने देखा कि वेंटिलेटर मतलब होता है रोशनदान या खिड़की। खिड़की आप नहीं कह सकते, रोशनदान आप कह सकते हैं, जहाँ से कि वायु और रोशनी भीतर आ सके, मतलब बाहर से भीतर प्रवेश कर सके। जैसे आपने घर देखे होंगे, घर कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो घर के बीच में कुछ हाइट पे विंडो रहती है, लेकिन छत के पास ही छोटे छोटे झरोखे नुमा बने रहते हैं, तो इनको आप वेंटिलेटर कह सकते हैं। जो कि छत के निचली दीवार के पास जो झरोखे या जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, खुले हुए स्थान होते हैं वायु और रोशनी को आने जाने के लिए, उसी को हम लोग इंग्लिश में वेंटिलेटर कह सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो गोडाउन था उसके वेंटिलेटर मतलब उसके किसी रोशनदान के पास बोधराज देखता है कि मैना का एक घोंसला है। वेंटिलेटर मेडिकल साइंस में, मतलब चिकित्सा विज्ञान में भी यूज होता है। वहाँ पर वेंटिलेटर एक प्रकार की मशीन होती है, मेडिकल फील्ड में वेंटिलेटर एक प्रकार की मशीन होती है। जब इंसान या जीव के फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं, तब वेंटिलेटर के थ्रू इंसान को सांस लेने में हेल्प की जाती है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुँचाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वेंटिलेटर के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति या कोई जीव खुद से स्वयं से सांस लेने में समर्थ ना हो, तब वेंटिलेटर मशीन का यूज करते हैं, जो कि मेडिकल में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर का अर्थ रोशनदान या झरोखे से है, वायु प्रवाहक से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बताया जा रहा है, द मैनार्ड लिटिल वंस आर अप देयर सेड बोधराज एमिंग विथ हिज कैटेपल्ट। तो बोधराज अपने गुलेल से निशाना साधते हुए कहता है कि मैना के छोटे बच्चे वहाँ ऊपर हैं। आगे बताया जा रहा है, आई नोटिस 2 टाइनी येलो बीक्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट। तब ऑथर मतलब जो इस कहानी का लेखक है, वह कहता है कि मैंने देखा कि 2 बहुत छोटे पीले रंग के चोंच घोंसले से बाहर झांक रहे हैं। पीपिंग मतलब होता है झांक रहे हैं, पीप मतलब होता है झांकना, बीक्स मतलब आप सबको पता है चोंच, जो कि बर्ड्स के पास होती हैं। तो
जो ऑथर है, जो राइटर है इस स्टोरी का, वह देखता है कि जो बहुत छोटे पीले रंग के सोंस घोंसले से बाहर झाँक रहे हैं। आगे आपको स्टोरी में बताया जा रहा है, बोथ आर रेज्ड हिज कैटapult एंड फिटेड अ पेबल इन इट। आगे बताया जा रहा है कि बोधराज ने अपनी गुलेल को खींचा और उसमें एक कंकल, छोटे कंकल पत्थर को फंसाया, मतलब लगाया। आगे बताया जा रहा है स्टोरी में, I wanted to stop him, but before I could, a large shadow moved across the room, blocking the light from the ventilator. It was a big kite. This must be the kite's nest, I said. तब आगे ऑथर कहता है कि मैं उसको रोकना चाहता था, मतलब ऑथर जो राइटर है स्टोरी का, वह अपने फ्रेंड बोधराज को रोकना चाहता था कि मैना के बच्चों को मत मारो, अभी वे छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं ऐसा कर पाता, मतलब जो राइटर था वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक बड़ी सी परछाई संपूर्ण कक्ष में चली गई। मतलब जो गोदाम था, बड़ी सी परछाई उसमें गोदाम में जाती हुई प्रतीत हुई, गोदाम में दिखाई पड़ी बड़ी सी परछाई रोशनदान से प्रकाश को अवरुद्ध करती हुई। मतलब जो रोशनदान था, मतलब जो झरोखा था जहाँ से रोशनी आती थी, वहाँ से कोई वस्तु या कोई चीज़ वहाँ से खिड़की से रोशनदान से गुजरी, तो इसलिए पूरी रोशनी ढक गई और उसकी बड़ी सी परछाई पूरे कमरे में फैल गई। तो आगे ऑथर ने देखा कि यह एक बड़ा सील था। काइट मीन्स एक प्रकार का बर्ड है जिसको कि हिंदी में हम लोग सील कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस बर्ड होता है। तो यहाँ पर बोधराज अपने गुलेल में एक कंकल को फिट करता है, कंकल को लगाता है, छोटे से कंकल पत्थर के टुकड़े को लगाता है और मैना के बच्चों को निशाना लगाता है। लेकिन वह जो ऑथर है उसका फ्रेंड, वह उसको रोकना चाहता था, लेकिन वह अपने फ्रेंड बोधराज को रोकता है इससे पहले ही एक बड़ी सी परछाई पूरे गोदाम में चली जाती है। मतलब बड़ी सी परछाई गोदाम में नजर आती है, पूरे गोदाम में उसके परछाई की वजह से, बड़ी सी परछाई की वजह से पूरा अंधेरा सा छा जाता है। और आगे राइटर देखता है कि यह एक बड़ी सी काइट है, काइट बर्ड है, मतलब चील है, जिसकी वजह से रोशनी रुक गई, क्योंकि रोशनी उस झरोखे से आ रही थी, वेंटिलेटर से आ रही थी। तो उसी वेंटिलेटर के पास से वह चील गुजर रहा था, इसलिए पूरे कमरे में चील की जो शैडो परछाई थी वह आ गई और रोशनी रुक गई थी चील की बॉडी की वजह से। उस बड़े से काइट चील को देखकर ऑथर अपने फ्रेंड बोधराज से कहता है कि दिस मस्ट बी द काइट नेस्ट, आई सेड। मतलब ऑथर बोधराज को कहता है कि यह अवश्य जरूर ही चील का घोंसला होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि नो, हाउ कैन अ काइट हैव इट्स नेस्ट हियर, अ काइट ऑलवेज मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री, दिस इज अ माइनार्ड नेस्ट। तो आगे बोला जा रहा है कि नहीं, किसी चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है। एक चील सदैव हमेशा अपने घोंसले को वृक्षों पर बनाता है। ट्री मतलब वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों को हम लोग ट्री कहते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधों को हम लोग श्रब्स, हर्ब्स आदि तरीकों से पुकारते हैं। तो ट्री सबसे बिग होते हैं प्लांट्स में। तो बड़े बड़े ट्री पर ही जो काइट जैसे बर्ड्स होते हैं वे अपने नेस्ट को बनाते हैं, जो कि लगभग 12 से 20 मीटर हाइट के जो ट्रीज होते हैं उन्हीं पर काइट अपने नेस्ट को, घोंसलों को बनाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे ट्रीज थे और जो गोदाम था वह भी ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए बोधराज ने अपने फ्रेंड जो कि ऑथर है उसको कहा कि नहीं नहीं, यह चील का घोंसला नहीं है, क्योंकि चील का घोंसला नहीं हो सकता है, क्योंकि चील तो हमेशा बड़े बड़े वृक्षों पर ही अपने घोंसले बनाते हैं, यह मैना का ही घोंसला है। तब आगे यहाँ पर स्टोरी में बताया जा रहा है, द सिक बिगैन फ्लावर
fluttering their wings and shrieking. The kite perched on the beam. The birds, frightened, cried, filled the air. आगे बताया जा रहा है कि बच्चे डर भय से अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। फ्लटरिंग मीन्स होता है जोर जोर से हिलाना या फड़फड़ाना। तो पंछी के बच्चों के पास पंख थे, इसलिए वे जोर जोर से अपने पंखों को डर के मारे, भय के मारे फड़फड़ाने लगते हैं और जोर जोर से आवाज़ें करने लगते हैं डर की वजह से। और मदद के लिए जो जोर जोर से वे सीखने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ों को यहाँ पर हम लोग श्रीकिंग कह सकते हैं। आगे बताया जा रहा है द काइट पर्च्ड ऑन द बीम। पर्च मतलब होता है बैठ गया। तो जो चील था वह छत मतलब छत के एक बीम पर बैठ गया। बीम वो होता है मतलब जो किसी भी ऊपरी सतह को सहारा देने वाला जो गाटर या जो लकड़ी का टुकड़ा होता है या जो बड़ी सी लकड़ी होती है या किसी भी चीज़ को सहारा देने के लिए जो लंबी लंबी लकड़ियाँ या रॉड लोहे जैसे छड़ होते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में बीम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कुछ इस प्रकार का, अगर आप कच्चे घरों को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के घर मिलेंगे। वहाँ पर बीचों बीच एक लकड़ी गई होती है जो कि यहाँ से जो खपड़े आए रहते हैं, जो पत्थर रखे रहते हैं, उनको ये लकड़ी सपोर्ट करती है, ये मोटी सी लकड़ी। तो आप इस मोटी लकड़ी को बीम कह सकते हैं। अब नए टाइम पे अब क्या होता है, अब लोगों के घरों में लोहे के मजबूत गाटर लगे रहते हैं, रॉड लगे रहते हैं या छड़ से छत बनाई जाती है। तो इन सबको आप बीम कह सकते हैं, जो छड़ या गाटर लगे रहते हैं जो कि छत को सहारा देते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बीम मतलब गोदाम में जो छत, गोदाम की छत को सहारा देने वाली लकड़ी लगी थी, उसी पर सील जाकर बैठ जाता है। और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइड फील्ड द एयर। मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये गोदाम है, तो गोदाम में जैसे गोदाम में अंदर की साइड एक कोने से दूसरे कोने तक जो लकड़ी गई होगी, लकड़ी के जो लकड़ी एक कोने से दूसरे कोने तक गई होगी गोदाम की ऊपरी छत को, ऊपरी दीवार को सहारा देने के लिए, तो उसी को यहाँ पर बीम बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये मैना का नेस्ट है, तो बर्ड यहीं कहीं आसपास जाकर लकड़ी पर बैठ गया होगा जो कि काइट है। आगे बताया जा रहा है द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइड फील्ड द एयर। मतलब सभी पंछी बहुत भयभीत हो गए थे, भय के मारे उनके चीख पुकारों की आवाज़ों ध्वनियों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। मतलब सभी पंछी डर गए थे, भयभीत हो गए थे, भय के मारे वो सभी चीख पुकार कर रहे थे। उनके चीख पुकारों से पूरे वातावरण में भय का सा माहौल हो गया था और इसलिए वहाँ पर डर का माहौल हो गया था, भय का माहौल हो गया था। सभी पंछी, क्योंकि वो गार्डन था और गार्डन में बहुत पंछी रहते थे, तो सभी पंछी उस बड़ी सी काइट से डर गए थे। आगे बताया जा रहा है द काइट हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर हिज मील्स सेड बोराज सडनली। तभी अचानक ही, सडनली मतलब होता है अकस्मात या अचानक या यकायक, सहसा, अनायास, एकाएक आदि शब्द हो सकते हैं सडनली के लिए। तो तभी जब यह सब बातें हो रही थी ऑथर और बोधराज के पे, तभी बोधराज अचानक से ही बोल पड़ता है कि सील प्रतिदिन अपने भोजन के लिए यहाँ पर आता रहा है। बोधराज ने अकस्मात अचानक ही यह कहा। I now realize why broken wings and straw were always spread out on the floor. तो जब बोधराज ने यह सब कहा तो जो ऑथर है उसने कहा कि मुझे अब एहसास हुआ कि क्यों टूटे पंख और सूखी घास के टुकड़े तिनके हमेशा फर्श पर बिखरे हुए होते थे। मतलब
कि जो ये काइट है वह हमेशा आकर बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था, मतलब उन्हें मारकर खा जाया करता था। और उनके टूटे हुए पंख और जो उनके घोंसले के तिनके होते थे, जब बर्ड्स को वो खाने आता होगा बर्ड्स के बच्चों को, तो बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते होंगे वो उससे फाइट करते होंगे। उसी फाइट में जो यहाँ पर घोंसले के घास के सूखे तिनके होते थे, टुकड़े होते थे, वो फर्श पर बिखरे होते थे और उनके जो पंख बर्ड्स के बच्चों के और बर्ड्स के होते थे वो फर्श पर बिखरे होते थे। तो बोझरात का फ्रेंड यह सब बातें समझकर सुनकर कहता है कि अब मुझे समझ में आया, एहसास हुआ कि क्यों टूटे पंख और सूखी घास के तिनके हमेशा फर्श पर बिखरे हुए होते थे, बिखरे रहते थे। आगे बताया जा रहा है, बोझरात रेज्ड हिज कैटेपल्ट एंड एम्ड द काइट। तब बोझरात ने अपनी गुलेल में जो छोटा सा पत्थर भर के रखा हुआ था, कंकर का टुकड़ा लगा कर रखा हुआ था कि वह मैना के बच्चों को मारेगा। वह मैना के बच्चों पर से अपने निशाने को हटाकर अपने गुलेल को फिर से खींचता है और काइट चील पर निशाना साध देता है। तभी जब वो ऐसा करता है तभी आवाज़ आती है, डोंट हिट द काइट, इट विल अटैक यू, आई शाउटेड, बट बोझरात पेड नो अटेंशन। तब आवाज़ आती है कि चील को मत मारो, यह तुम पर हमला कर देगा। मतलब मैं चिल्लाया, आई शाउटेड मतलब मैं चिल्लाया, मतलब जो ऑथर है, कहानी का लेखक है, वह चिल्लाता है, डर के मारे जोर से चिल्लाता है और कहता है अपने फ्रेंड बोझरात को कि काइट चील को मत मारो, नहीं तो यह तुम पर हमला कर देगा। लेकिन बोझरात उसकी बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान, तनिक भी ध्यान नहीं देता है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द पेबल मिस द काइट एंड हिट द सीलिंग इंस्टेड। आगे बताया जा रहा है कि पत्थर, कंकड़ का छोटा टुकड़ा, मतलब कंकड़ पत्थर का छोटा टुकड़ा चील को ना लग सका और इसके बजाय छत को जा लगा। सीलिंग मतलब छत की निचली निचली दीवार को हम लोग सीलिंग कहते हैं। तो काइट हवा में उड़ रहा था, इस वजह से क्योंकि काइट को देखकर वे लोग डर गए थे और इसलिए बोझरात का निशाना सूख जाता है। नहीं तो बोझरात एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा निशानेबाज था, लेकिन काइट की वजह से वहाँ पर डर का माहौल हो गया था और डर में उसका थोड़ा निशाना सूख जाता है और काइट को नहीं लग पाता है, क्योंकि काइट उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था। तो उसका निशाना काइट को ना लगकर छत की निचली दीवार को लग जाता है, जिसको कि हम लोग सीलिंग कहते हैं। काइट को लगने की बजाय सीलिंग में छत की निचली दीवार में जाकर लग जाता है। आगे बताया जा रहा है, द काइट स्प्रेड इट्स विंग्स वाइड एंड पियर्ड डाउन। आगे बताया जा रहा है कि चील ने अपने पंखों को पूरी तरह से फैलाया, मतलब अपने पंखों को वह जितना फैला सकता था, खोल सकता था, उसने उतना खोला और ध्यान से नीचे की ओर देखा कि कंकड़ पत्थर का टुकड़ा कहाँ से किधर से आया था। मतलब चील जानना चाहता था कि उसके ऊपर किसने हमला किया। आगे बताया जा रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर और द काइट विल अटैक, आई सेड फ्राइटेंड। तब बोझरात का जो फ्रेंड, जो कि ऑथर है, वह डरते हुए, भयभीत होते हुए कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो जो चील है वह तुम पर हमला कर देगा और मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। The kite will eat up the little ones. This sounded rather strange coming from him. तब बोझरात कहता है कि जो चील है वह उन छोटे बच्चों को खा लेगा। This sounded, और जब बोझरात ने यह वाक्य बोला, इन शब्दों को बोला, तो उसका फ्रेंड जो कि ऑथर है, राइटर है इस स्टोरी का, उसको सुनने में बड़ा अजीब लगता है यह बात, क्योंकि बोझरात खुद ही पंछियों को मारकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और उनको तड़पते हुए, उनको दर्द में देखते हुए बोझरात को बहुत अच्छा लगता था। और पंछी बर्ड्स ही बोझरात के फेवरेट टारगेट, शिकार थे, पसंदीदा शिकार थे। तो जब बोझरात ने कहा कि वो काइट चील पंछियों के छोटे बच्चों को खा लेगा,
तो यह सब जो शब्द थे बोसरात के फ्रेंड जो कि ऑथर है, राइटर है इस स्टोरी का, उसके कानों में पड़े तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि बोसरात कैसे इतना कोमल हृदय का हो गया। आगे बताया जा रहा है आपको स्टोरी में, बोसरात क्विकली ran and pulled up a table standing against the wall to the middle of the room under the maynard nest. He climbed on the table, gently lifted the nest and slowly stepped down. तब आगे बताया जा रहा है कि बोसरात तेजी से दौड़ा और कमरे के बीच में दीवार के सहारे खड़े एक मेज को खींचा और मेज को मैना के घोंसले के ठीक नीचे किया और उसको मैना के घोंसले के ठीक नीचे करने के बाद वह उस पर चढ़ जाता है और बहुत ही कोमलता से, बहुत ही हल्के हाथों से वह मैना के घोंसले को उठाता है वेंटिलेटर के पास से और धीरे से मेज पर से नीचे उतर जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक गोडाउन है तो यहाँ पर दीवार के मतलब गोदाम के बीच में मतलब दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर एक टेबल रखा हुआ था जो कि दीवार के सहारे लगा हुआ था। यहीं पर दीवार की ऊंचाई पर कहीं पर वेंटिलेटर मतलब झरोखा रहा होगा। तो बोसरात इस टेबल पर चढ़ता है और झरोखे के पास पहुंचकर अपने हाथों को कर हल्के हाथों से बहुत ही कोमलता से घोंसले को उठा लेता है मैना के और धीरे से घोंसले को लेकर मेज पर से उतर जाता है। आगे बताया जा रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर ही सेड एंड रैन टुवर्ड्स द डोर, आई फॉलोड। तब जब बोसरात यह सब कुछ कर लेता है तो कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं और वह यह कहते हुए जल्दी से भागा दरवाजे की ओर और मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। और भाग कर वे लोग कहाँ जाते हैं आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, वे वेंट इनटू द गैराज, इट हैड ओनली वन डोर एंड ए स्मॉल विंडो इन इट, इन द बैक वॉल अ बीम रैन अक्रॉस इस विथ। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अब वे लोग गोडाउन से गैराज की ओर भाग जाते हैं। गैराज वाहन खड़ी करने की जगह होती है तो वह लोग गोडाउन से गैराज की ओर भाग जाते हैं और गैराज में क्या होता है, केवल एक ही दरवाज़ा होता है और एक छोटी सी खिड़की होती है और पीछे पूरा दीवार होता है। मान लीजिए ये गैराज है, सामने यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा रहा होगा ऐसे और पीछे एक खिड़की रही होगी। तो बस ऐसे ही ये लोग बोसरात और उसका फ्रेंड जो कि ऑथर है इस स्टोरी का, वह दोनों भागकर अंदर जाते हैं, इस गैराज में घुस जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि गैराज के बीचों बीच गैराज के ऊपरी छत को सहारा देने के लिए कोई लकड़ी या छड़ लोहे की एक लंबी सी पटरी गई हुई है जिसको कि यहाँ पर बीम बोला जा रहा है। वह उसके विड्थ मतलब उसके चौड़ाई के जैसे चौड़ाई के अनुरूप गई हुई है। यहाँ पर आप इसको लेंथ कह सकते हैं, इसको लेंथ कह सकते हैं या इसको आप ब्रेथ कह सकते हैं, इसको आप लेंथ कह सकते हैं, इसको ब्रेथ कह सकते हैं। तो या तो आप इसको ब्रेथ इसको लेंथ कह सकते हैं, इसको ब्रेथ कह सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों का ब्रेथ है, ये लेंथ है। तो यहाँ पर गैरेज में एक ऐसी कोई छड़ या लकड़ी गई होगी कमरे के बीचों बीच जो कि उसके ऊपरी दीवार को सहारा देने के लिए, उसके ऊपरी छत को सहारा देने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अ बीम रैन अक्रॉस इस विथ, आपको उसका मतलब मैंने अभी समझा दिया पिक्चर फिगर के माध्यम से। तो गैराज में एक छोटा सा ही दरवाज़ा होता है, छोटी सी खिड़की होती है। तो जैसे ही बोसरात और उसका फ्रेंड घोंसले के साथ गैराज में घुस जाते हैं, गैराज मतलब वाहन खड़ी करने की जगह, तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं ही क्लाइम्ड ऑन अ बॉक्स एंड प्लेस द नेस्ट ऑन द बीम। तो बोसरात क्या करता है, उसी गैराज में से एक डिब्बे को लाता है और डिब्बे पर चढ़कर वह घोंसले को उसे बीम पर मतलब उसी लकड़ी के जो मोटी सी लकड़ी होती है उसी पर थोड़ी सी कहीं जगह रही होगी, उसी पर बोसरात घोंसले को रख देता है। द मैनाज यंग हैड क्वाइटेंड डाउन, और जो मैना के बच्चे होते हैं
जो नन्हे नवजात बच्चे होते हैं मतलब छोटे छोटे, वह अब थोड़े शांत हो गए होते हैं, क्योंकि जब वे लोग गैराज में घुसे होंगे तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया होगा और काइट को अंदर आने का मौका ही नहीं मिला होगा। और काइट से दूर अब वे लोग एक बीम पर थे मैना के बच्चे, तो मैना के बच्चे अब थोड़े शांत हो गए थे, मतलब उनका डर थोड़ा कम हो गया था। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स बोरसाद हैज हिज फर्स्ट पीप इनटू द नेस्ट। और बोरसाद ने जब यह सब कुछ किया मतलब मैना के घोंसले को उठाया और वेंटिलेटर के पास से भागकर गैराज में आया और बीम पर उसने एक बॉक्स पे खड़े होकर मैना के घोंसले को रख दिया। तब तक उसने मैना के बच्चों को नहीं देखा था, क्योंकि यह सब काम उसने बहुत जल्दी में किया, क्योंकि उसको डर था कि काइट कहीं उन लोगों पर हमला ना कर दे। तो जब मैना के बच्चे शांत हो जाते हैं, गैराज के बीम पर लकड़ी के किसी भाग पर कहीं किसी जगह पर जब उनके घोंसलों को रख दिया जाता है और उनके मैना के बच्चे शांत हो जाते हैं, तो बोरसाद भी थोड़ा रिलैक्स करता है, मतलब आराम की स्थिति में आता है और ध्यान से बॉक्स पर खड़े होकर देखता है, घोंसले में झांकता है। पीप मतलब झांकता है घोंसले में। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, आई थॉट दैट ही वुड पिक देम अप एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। तब जो ऑथर है बोरसाद का जो फ्रेंड है जो कि कहानी जिन्होंने लिखी है, वह कहता है कि मुझे लगा कि वह उन बच्चों में से किसी एक को उठाएगा, उन बच्चों को उठाएगा और उन्हें अपने पॉकेट जेब में डालेगा। बट ही सेड गेट सम वाटर जस्ट आर थर्स्टी। लेकिन बोरसाद ने अपने व्यवहार के विपरीत कहा कि जाओ थोड़ा सा पानी लेकर आओ, जो यहाँ पर 6 बच्चे हैं वह प्यासे हैं। आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, बोरसाद फेड देम विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तब मैं एक गिलास पानी लेकर आया, बोरसाद ने बच्चों को पानी बूंद बूंद करके पिलाया। When बोरसाद केम द नेक्स्ट डे, और जब अगले दिन बोरसाद आया, मतलब यह सब कुछ होने के बाद शाम हो गई होगी, रात हो गई होगी, तो बोरसाद अपने घर चला गया था। और अगली सुबह जब बोरसाद आता है, ही हैज नाइदर द कैटेपल्ट नॉर पेपर। तो उसका फ्रेंड जो कि ऑथर है वह देखता है, वह बहुत हैरान हो जाता है यह देखकर कि बोरसाद के हाथ में न तो उसका कैटेपल्ट गुलेल है, न छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज सॉरी अबाउट हिज पास्ट बिहेवियर। और इन सब चीज़ों को देख समझ कर जो ऑथर कहानी का लेखक है उसको यह समझ में आ जाता है कि बोरसाद जो अपने पहले वाले सभी काम किए थे, उसने पंछियों को मारने में जो उसको मज़ा आता था, जो उसका व्यवहार था पंछियों जीवों के प्रति जो पहले व्यवहार था, वह उन सभी के लिए बहुत शर्मिंदा है, पश्चाताप कर रहा है। मतलब अपने सभी पुराने गलत कामों के लिए वह बहुत शर्मिंदा था और उसके लिए वह बहुत दुखी भी था, क्योंकि अब उसके हाथ में गुलेल और कंकड़ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, क्योंकि बोरसाद ने उस स्थिति में पंछियों को देखा कि कितना डर लगता है, कितना भय का माहौल होता है किसी को जब उसके सामने उसकी मृत्यु आ जाती है या उसको बहुत ज़्यादा उसके जीव के जान पर बनाती है। तब बोरसाद को शायद इसी से अपने जो पहले जो कार्य करता था बोरसाद उन सब पर पछतावा हुआ होगा और उसने अपने गुलेल को छोड़ दिया होगा, पंछियों को मारना छोड़ दिया होगा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। तो इस घटना की वजह से बोरसाद का हृदय परिवर्तन हो गया। बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार या बर्ताव। ही कैरिड सम सीड्स विद हिम। बोरसाद अपने साथ थोड़े से अनाज को लेकर आया था। सम सीड्स विद हिम मतलब कुछ बीज या किसी अनाज के बीजों को लेकर आया था। वी फेड द मैनाज यंग एंड स्पेंड टाइम वाचिंग देम। और बोरसाद और उसके फ्रेंड जो कि ऑथर है इस कहानी के लेखक हैं, वे लोग मैना के बच्चों को खिलाते हैं, दाने को डाल देते हैं मैना के बच्चों के सामने चुगने के लिए, खाने के लिए, और वे लोग वहीं बैठकर उनको खुशी खुशी दाने को खाते हुए देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी को लिखने वाले जो ऑथर राइटर हैं वो भीष्म साहनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बोरसाद का जो फ्रेंड है जो कि ऑथर है इस स्टोरी का, जब वे लोग बचपन में थे तो आप समझ सकते हैं ऑथर लेखक कहानी के लेखक का नाम भीष्म साहनी है और उनके फ्रेंड का नाम बोरसाद है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये ऑथर हैं भीष्म साहनी, ये बोरसाद है क्योंकि बोरसाद बड़ा था। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आप हेयर स्टाइल को देख लीजिए, यहाँ पर हेयर स्टाइल में बीच में वी शेप है, यहाँ पर वी शेप नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर हेयर स्टाइल में वी शेप है, मतलब यह रोक रहा है, यह लड़का रोक रहा है। तो जो कि ऑथर था वही रोक रहा था, तो ये भीष्म साहनी है। और इस लड़के के हाथ में कहते पर गुलेल है, जो कि छोटा सा पत्थर भी उसने लिया हुआ है कंकर के टुकड़े को, जो कि मैना के नेस्ट की तरफ निशाना है उसको मारने के लिए, मैना के बच्चों को। तो यह रोकने की कोशिश करता है, मतलब रोकने ही वाला था ऐसा बोला जाता है स्टोरी में। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑथर भीष्म साहनी है, ये बोरसाद है उनका फ्रेंड है। तो अब हम लोगों ने स्टोरी को कवर कर लिया। अगर आपको स्टोरी में कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो या किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है स्टोरी से रिलेटेड, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।